Welcome to 11th Education MBA. So here in this video we are going to cover the Hawthorne studies. So in early 1960s जो मैनेजमेंट है Hawthorne प्लान करता है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स प्लान करते हैं जिसको आगे लाया जाता है बाय अ ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट और सो दैट की जो प्रोडक्टिविटी है कि एम्प्लॉयज़ की वो इंक्रीज़ हो सके। जो मैनेजर्स हैं उनको क्या होता है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इनिशियली टुक अप देयर इंक्वायरी कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉल्व करें, बट वो उस इशू को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। देन इन नवंबर 1924 बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स आते हैं फ्रॉम द हार्वर्ड बिजनेस। तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी नहीं इम्प्रूव हो पा रही है या जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है एम्प्लॉयज़ की, इस चीज़ को हम रिजॉल्व करेंगे। तो उस बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, कंडक्ट हुआ था with the interviews too in 1924 to 1932. So let's read out this. In early 1920s, the management of Hawthorne plant adopted certain incentive plan as propounded by traditional theorists of its time to increase productivity of the employees. प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव प्लान्स लिए गए थे, but the managers did not get the desired result, improvement in productivity. They initially took up their own inquiry to find out the problem but failed to resolve the issue. मैनेजर्स को वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जो उन्हें चाहिए थे। ये प्रॉब्लम को इंक्वायर किए बट देन टू उस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए। नवंबर 24 में बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स आए थे फ्रॉम द हार्वर्ड बिजनेस यूएसए, led by whom? Led by the Alton Mayo and the William Dixon. They took up the challenge so to solve that puzzle. And this extensive experiment was conducted in interview from 1924 to 1932. तो हॉथर्न स्टडीज़ जो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक मैनेजमेंट में कि कैसे जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। नाउ जो ये स्टडीज़ हैं वो डिस्कवर करती हैं क्या रियल इशू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज समवॉट मोर देन psychological variable. These findings helps to focus attention on human beings in an organization. एक organization में कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं उस पर फोकस कर सकते हैं, अटेंशन देख सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो एक इम्पॉर्टेंट क्रिएट करता है ना इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप जो होता है जो दो या दो से ज़्यादा मेंबर से बना होता है और जिनका पर्पस क्या होता है ऑफ सेटिस्फाइंग देयर पर्सनल एज वेल एज साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब पर्सनल चीज़ें और जो साइकोलॉजिकल चीज़ें उनको सेटिस्फाई करना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो हमने अभी तक कवर की। अब हम देखेंगे मेन एक्सपेरिमेंट में था क्या। मेन एक्सपेरिमेंट में ये चार चीज़ें हैं जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला है एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो कि 1924 से 1927 में हुआ था। रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट जो कि टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट था जो कि 1927 से लेके 28 तक हुआ था। फिर मास इंटरव्यू प्रोग्राम आता है जो कि 1928 से 30 तक हुआ था। देन बैंक राइटिंग ऑब्जर्वेशन रूम जो कि 1930 से 32 तक हुआ था। जनरली कहीं भी किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो बैंक राइटिंग पहले आएगा देन मास इंटरव्यू आएगा, बट अकॉर्डिंग टू द ईयर्स उस अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। सो द पहला एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था? एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज़ द इनिशियल एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं या इनिशियल एल्यूमिनेशन स्टडीज़ जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे जो लाइटनिंग का कंडीशन है वो प्रोडक्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है। हमें जनरली ये देखना होता है कि जो लाइटनिंग है उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या असर है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो वर्कर्स थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप नॉर्मल ग्रुप था और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप था। जब ये वर्कर्स को डिवाइड करा गया और लाइटनिंग कंडीशंस पे प्रोडक्टिविटी देखी गई तो क्या देखा गया कि जब लाइटनिंग को हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है। बट जब हम लाइटनिंग को मून लाइट तक भी इंटेंसिटी तक ला रहे हैं बट देन टू जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो रही है। मतलब लाइटनिंग को अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, और अगर हम लाइटनिंग को मून लाइट तक ला रहे हैं तब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मतलब लाइटनिंग का कोई वेरिएबल या तो प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड है या नहीं मालूम नहीं, बट
और भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। तो देयर आर सम अदर वेरिएबल्स टू which influence the productivity. So, no significant correlation between productivity and the light levels. Productivity और लाइट लेवल के बीच में कोई सिग्निफिकेंट हम ये नहीं कह सकते कि कोरिलेशन है। मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड नॉट ओनली ऑन द फिजिकल कंडीशंस बट ऑल्सो ऑन द ह्यूमन साइकोलॉजिकल कंडीशंस टू। क्योंकि अगर एक लाइटनिंग रूम है और एक जहाँ पे लाइटनिंग रूम नहीं है मून लाइटनिंग तक है, बट देन टू प्रोडक्टिविटी दोनों जगह इंप्रूव हो रही है। तो जब दोनों जगह इंप्रूव हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ह्यूमन की साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी डिपेंड कर रही है, तभी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, राइट। क्योंकि एट द एंड अगर आप देखें तो प्रोडक्टिविटी कैसे कौन इंक्रीज कर रहा है, हमारे वर्कर्स कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज अ रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसका एम क्या था कि टू डिस्कवर द फिजिकल एलिमेंट्स जो कि प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या लिया कि 6 फीमेल एम्प्लॉयज़ को लिया गया जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द टेलीफोन्स वर चूजन। देन researchers modified several factors in physical environment to determine the impact of these factors on their productivity. 6 female employees को लिया गया जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं assembling the telephones. देन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ फिजिकल इन्वायरमेंट देखा, वो देखना चाह रहे थे कि कौन कौन सा इम्पैक्ट या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। देन फिजिकल फैक्टर्स वर मॉडिफाइड और उसको इंक्लूड किया गया। जैसे हमने क्या किया कि घंटे बढ़ा दिए कि काम इतने घंटे होता था तो अब हमने इतने घंटे कर दिया। मतलब पहले अगर 4 घंटे काम हो रहा है तो अब 5 घंटे काम कर दिया। रेस्ट इंटरवल्स कम कर दिया, फिजिकल कंडीशंस बढ़ा दी, टेम्परेचर चेंज हुआ, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप इंसेंटिव्स बने। तो ये जो चेंजेस हम ला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगी इनडायरेक्टली ये जो एम्प्लॉयज़ की वर्किंग होती है उसको अवे करेगी फ्रॉम द प्लान। तो ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको देखना होगा कि कैसे प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा ना, फीमेल को अलग अलग 6 फीमेल मेंबर्स को चूज़ किया गया, उन पे कुछ सेवरल फैक्टर्स अप्लाई किए गए, टाइम ऑफ वर्क चेंज किया, रेस्ट इंटरवल्स चेंज किए, इन्हांस कर दिया फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेंटिव्स। तो कुछ चीज़ें चेंज हुई। देन नाउ दीज एम्प्लॉयज़ वर वर्किंग इन आइसोलेशन अवे फ्रॉम द वर्क प्लांट। अब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क तो कर रहे हैं बट एक आइसोलेटेड एरिया में कर रहे हैं, एक बंद एरिया में कर रहे हैं, दैट इज़ अवे फ्रॉम द प्लांट। तो एम्प्लॉयज़ वर नॉट सुपरवाइज बट दे वर अंडर रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशंस। मतलब रिसर्चर ऑब्जर्वेशन के अंडर में है बट वो सुपरवाइज नहीं है। मतलब उनका कोई हेड नहीं है यहाँ पे, अभी सुपरवाइज़र नहीं है। उनको बस टेस्ट किया जा रहा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो फिजिकल एलिमेंट्स पे कैसे डिपेंड करती है। तो रिसर्चर्स देखते हैं कि उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है अगर आप टाइम गैप भी बढ़ा दो, चाहे टाइम गैप कम कर दो, चाहे रेस्ट टाइम गैप कम कर दो या रेस्ट इंटरवल ज़्यादा कर दो, तो इसका कोई भी इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे नहीं आता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इवन आफ्टर सो मेनी मैनिपुलेशंस। मतलब ये भी एक ऐसा था जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं उसका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है विद द प्रोडक्टिविटी। तो अब थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, वो क्या था, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। इसका एम क्या था, इंटरव्यू प्रोग्राम होगा सो टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे रिसर्चर्स ने क्या करना शुरू किया, इंटरव्यू स्टार्ट किया, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को ढूंढना शुरू किया, कैसे देयर एटीट्यूड्स, देयर सेंटिमेंट्स टुवर्ड द वर्क, वर्किंग कंडीशन, सुपरवाइजर, कंपनी एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स। अब रिसर्चर्स ने क्या किया कि जब इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, अब कोई भी इसका रिजल्ट आउटकम नहीं मिला, तो इन्होंने थर्ड स्टेप शुरू किया, मास इंटरव्यू प्रोग्राम। जहाँ पे इनका एम क्या था कि हम इंटरव्यू लेंगे सो टू आइडेंटिफाई कि ये प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। देन रिसर्चर्स ने स्टार्ट किया इंटरव्यू, बहुत सारे वर्कर्स को बुलाया टू फाइंड देयर एटीट्यूड, सेंटिमेंट्स की उनका वर्क कैसे कर रहे हैं, एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द वर्क, वर्किंग कंडीशंस देखी, सुपरवाइजिंग कंपनीज देखी, इंटर ग्रुप रिलेशंस देखे। तो इन द अर्ली पार्ट रिसर्चर्स ने क्या देखा कि एक डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई किया कि डायरेक्ट बुलाना है, डायरेक्ट हम किसी भी वर्कर को बुलाएंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक। एक होता है डायरेक्ट, और दूसरा उन्होंने स्टार्ट किया इररेलेवेंट या स्टार्ट किया रेलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। पहले इन्होंने
रिसर्चर्स को बुलाया, डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई की, डायरेक्ट इंटरव्यू किया, बट देन उन्होंने रेलिवेंट क्वेश्चन से स्टार्ट किए, तो उसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मास इंटरव्यू प्रोग्राम किया। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज इट वॉज कंडक्टेड या concluded that the social factors played an important role in influencing productivity at the workplace. तो एट द एंड अब यहाँ पे क्या आता है कि ये पता चलता है कि सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्टिविटी। लास्ट आता है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। अभी तक हमने 3 पढ़े हैं, ये लास्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है हॉथर्न का। दिस टाइम जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इन ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस रखी थी, कोई भी अब एक बंद कमरे वाला कंडीशन नहीं था, मतलब टेस्ट रूम कंडीशंस नहीं था, ओपनली कंडीशंस थी, नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस थी, सो दैट टू अवॉइड द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट रूम कंडीशंस। अब रिसर्चर्स ने क्या किया, ग्रुप बनाया 14 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स का, उनका आउटपुट रिकॉर्ड किया फॉर द 18 मंथ के लिए रिकॉर्ड किया। सो टू प्रायर टू स्टडी विदाउट नॉलेज ऑफ वर्कर्स। फिर जब ये वर्कर्स को एक रूम में लाया गया और वही काम जो रूटीन वर्क था उन्होंने किया, उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी डिड नॉट इम्प्रूव एंड द आउटपुट वॉज ऑलमोस्ट सेम बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स। सो इट वॉज ऑब्जर्व दैट वर्कर्स रेस्ट्रिक्टेड द आउटपुट। यहाँ पे क्या था, बैंकिंग वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम में ये था, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले नॉर्मल कंडीशंस में हुआ था, यहाँ पे कोई भी टेस्ट रूम कंडीशन नहीं ली गई थी। यहाँ पे रिसर्चर्स ने 14 एक्सपेरिमेंट वर्कर का ग्रुप बनाया था, उनका आउटपुट रिकॉर्ड किया था 18 मंथ के लिए, सो टू स्टडी करे कि क्या उनका आउटपुट है विदाउट नॉलेज ऑफ द वर्कर्स, उनकी कोई नॉलेज नहीं थी। व्हेन द वर्कर्स, अब यही जो वर्कर्स हैं उनको एक रूम में वही सेम रूटीन वर्क दिया गया, तो उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं हुई। आउटपुट जो था वो उतना ही था जितना नॉर्मल कंडीशन में, उतना ही उनका जब टेस्ट रूम में रखा गया तो भी सेम कंडीशन थी। तो आउटपुट वाज ऑलमोस्ट सेम बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो ये ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स जो है रेस्ट्रिक्टेड द आउटपुट, मतलब उन्हें पता चल गया कि भाई देखो हमें इतना ही काम करना है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, इतना काम करना है। उनकी मेंटालिटी एक बन गई कि हाँ हमें इतना ही आउटपुट चाहिए। नाउ हियर इज द कंक्लूजन, अगर हम पूरा सम अप करते हैं हॉथर्न एक्सपेरिमेंट का, so the organization is a social system consisting of number of interacting parts. The workers form their own group of choices and these groups affect each other through a frequent and consistent interactions. ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक सोशल सिस्टम है जहाँ पे नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे वर्कर्स अपने खुद के ग्रुप्स बनाते हैं, उनकी खुद की चॉइसेस होती हैं, खुद के फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस और कंसिस्टेंट इंटरेक्शंस होते हैं। सेकेंड है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स बनते हैं, दे हैव देयर ओन इनफॉर्मल लीडर्स जिनको वो अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं, ठीक है। तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, उनका एक इनफॉर्मल लीडर है जो कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगा परफॉर्मेंस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स। तो अगर देखा जाए तो इनफॉर्मल लीडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं देन एज कम्पेयर टू फॉर्मल लीडर्स। थर्ड है आउटपुट। आउटपुट की बात करते हैं, जो आउटपुट लेवल होता है वर्कर का वो जनरली उसके साइकोलॉजिकल कैपेसिटी से नहीं, जबकि जो उनके सोशल नॉर्म सेट है उस पे डिपेंड करता है कि वो किधर से बिलोंग कर रहा है। तो आउटपुट जो है लेवल ऑफ वर्कर का इज नॉट जनरली डिटरमाइंड बाय द साइकोलॉजिकल कैपेसिटी बट द सोशल नॉर्म सेट बाय द इनफॉर्मल ग्रुप फ्रॉम विच ही बिलोंग्स। नाउ फोर्थ क्या है, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स actions significantly affect the performance of workers and restrict the output and impact of monetary rewards. मतलब अगर हम रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो ये जो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं या सैक्शंस जो हम किसी भी वर्कर्स को देते हैं, अगर ये चीज़ें हम ना दें तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो वर्कर्स की परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। और जब वर्कर्स की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी तो एट द एंड जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी अफेक्ट करेगा। जो वर्कर्स होते हैं वो इंडिविजुअली वर्क ना करके बल्कि एक ग्रुप में वर्क करते हैं। Now the workers develop informal channel of communication on which management has no contest. मतलब जो वर्कर है वो अपना इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। नॉर्मली वर्कर के साथ अपना कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं और जिसमें मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है।
The goal of the informal groups may not be in line with the organization goals. So to minimize this conflict between the goals, efforts on the part of management, जो गोल होता है इनफॉर्मल ग्रुप्स का, उसकी कोई भी एक लाइन नहीं होती है विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो इस चीज़ को, जो गोल अगर हम इनफॉर्मल ग्रुप का चाहिए, उसकी कोई जब ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ लाइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि टू मिनिमाइज दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गोल्स, एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, एफर्ट डालते हैं किस पे, पार्ट ऑन द मैनेजमेंट पे। नाउ द लास्ट है वर्कर प्रेफर एम्प्लॉय ओरिएंटेड सुपरविजन। वर्कर मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड सुपरविजन प्रेफर करते हैं, कि वो चाहते हैं कि वो एज ए एम्प्लॉय काम करे, उनके अंडर एक सुपरवाइज़र के अंडर काम करे, एक ग्रुप में काम करे, रादर देन आप इंडिविजुअल प्रॉफिट सोचने की वजह से। नहीं, आप एक ग्रुप को प्रायोरिटी दें। एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप को प्रायोरिटी देना बेटर होता है व्हेन कंपेयर टू द इंडिविजुअल, क्योंकि अगर आप ग्रुप की प्रायोरिटी दे रहे हैं देन आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली चलता है, रादर देन अगर आप अपनी खुद की प्रायोरिटी देखना चाहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए है ये चीज़ें, मुझे चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली स्मूथली मूव नहीं कर पाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कि क्यों आया था, हॉथर्न स्टडीज़ क्यों आई, किसने स्टार्ट किया। 4 एक्सपेरिमेंट्स थे, वन बाय वन हमने उसको स्टडी किया। सो दिस इज़ व्हाट द हॉथर्न स्टडीज़ एक्सपेरिमेंट इज़। थैंक यू।